हाँ जी बेटे, पीछे आपने मेरे हक्कल्स अप्रॉक्सीमेशंस देखी थी एमओ थ्योरी के बेस पे। लेक्चर नंबर 22 था जो हमने एस्टिलीन मॉलिक्यूल या इथिलीन मॉलिक्यूल के बारे में लिखा था। 2 कार्बन की स्पीसीज था। तो बेटे आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है 3 कार्बन की स्पीसीज। जैसे कि मैंने आपको बताया 3 कार्बन में हम अलाइल सिस्टम स्टडी करेंगे। सिस्टम मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको मैं आगे जाके बताऊंगा अलाइल रेडिकल होगा, अलाइल कटाइन होगा और अलाइल अनाइन होगा। तो बेटे ये कंप्लीट सेट है। आपको फिर फिजिकल केमिस्ट्री से हम बताएंगे कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है और कौन सा कम है। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि अलाइल सिस्टम जो होता है बेटे, ये 3 कार्बन की स्पीसीज़ हैं। तो इसका मीनिंग जो आपका डिटर्मिनेंट बनेगा, सेकुलर डिटर्मिनेंट बनेगा 3 रोज और 3 कॉलम का होगा। क्योंकि आप जानते हैं अगर 2 कार्बन का होगा तो 2 रो और 2 कॉलम, 3 का होगा तो 3 रो और 3 कॉलम। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको बता रही है डिटर्मिनेंटल फॉर्म, अगर बेटे आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे जैसे आप बीएससी में करते आ रहे हैं मैथमेटिक्स में, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 आएगी, x³ - 2x = 0। जब आप इसको 0 के इक्वल करेंगे और 2x को x से काटेंगे तो x² = आपका 2 आ जाएगा। आपके पास अंडर +-2 √2 क्योंकि x की वैल्यू आ जाएगी या फिर 0 आ जाएगी। बेटे एक चीज़ आप बहुत ध्यान देने वाली बात है, जब आपने मेरा लेक्चर नंबर 22 देखा है पीछे एस्टिलीन में, उसमें एक बॉन्डिंग था और एक एंटी बॉन्डिंग था। पर इसमें जब जैसे ही हम 3 कार्बन की स्पीसीज में आते हैं, इसमें जो 0 वाला होता है वो नॉन बॉन्डिंग होता है और प्लस वाला बॉन्डिंग होता है, जैसे कि हमने लेक्चर नंबर 22 में देखा था, और माइनस वाला एंटी बॉन्डिंग होता है। तो बेटे नेचुरली आपके पास रूट्स क्या आए हैं, 0 आया है जो कि नॉन बॉन्डिंग है, जो +√2 है वो बॉन्डिंग है, -√2 है वो एंटी बॉन्डिंग है। ध्यान से आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखिए। अब बेटे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 पे रेडिकल की, कटाइन की और अनाइन की एनर्जीज लिखी हैं। अब आप लोग जानते हो अनाइन में एक नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है। एक नेगेटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। तो नेचुरली आप ये कह लीजिए अगर किसी में ऐसा बिहेवियर है तो उसमें अल्फ़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि अल्फ़ा कूलम्बिक इंटरेक्शंस होती हैं जैसे कि आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया है, और बीटा एक्सचेंज एनर्जी होती है। मज़े की बात बेटे इनमें सबसे ज़्यादा देखने में ये आई है अलाइल रेडिकल में, अलाइल कटाइन में और अलाइल अनाइन में। तीनों में जो बीटा फैक्टर है वो सेम है, क्योंकि रूट आपका 2√2 है। एक का अगर √2 आया तो 2 का, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर 22 में आपको बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन का अगर √2 आया तो 2 का कितना आया, क्योंकि पाई में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2√2 ट्वाइस। तो बेटे सिंपल सी बात है, अगर एक इलेक्ट्रॉन के लिए अल्फा आया जैसे कि लेक्चर 22 में कहा था, तो उसमें भी हम ट्वाइस कर देते हैं, ट्वाइस अल्फा और ट्वाइस 2√2 बीटा। तो सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास अनाइन है तो अनाइन मीन 4 अल्फा, क्योंकि 2 एक आपको पता है रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन होता है, अनाइन एक तरह से हम 2 अल्फा मान के चलते हैं। तो आप रेडिकल में देखिए 3 अल्फा, क्योंकि रेडिकल का मीनिंग एक डॉट मतलब एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक अल्फा। अनाइन मतलब पूरा, मतलब आप कह सकते हैं कि अनाइन है तो 2 अल्फा, आप 2 कूलम इंटरेक्शंस आप डालेंगे। तो आपने क्या सीखा, आपने बेटे ये सीखा कि कटाइन तीनों में बीटा की वैल्यू तो सेम है 2√2, पर तीनों में सबसे कम अल्फा की वैल्यू आपकी कटाइन की है, और उसके बाद रेडिकल की है, उसके बाद अनाइन की है। तो बेटे इससे ये पता लगता है, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया है अल्फा की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना नुकसान होगा, क्योंकि कूलम्बिक इंटरेक्शंस है, रिपल्शंस पैदा करती है, लाइक चार्ज रिपेल करता है। जितना आपका एक्सचेंज इंटेग्रल ज़्यादा होता है बीटा, उतनी स्टेबिलिटी होती है। अगर हम बीटा देखें तो तीनों में बीटा सेम है, पर अल्फा के कारण पूरी पिक्चर बिगड़ गई है। कटाइन में सबसे कम अल्फा है तो बेटे वो ज़्यादा स्टेबल है, उसके बाद रेडिकल स्टेबल है, उसके बाद अनाइन स्टेबल है। मेरे कहने का मतलब ये है अनाइन कटाइन सबसे, अलाइल कटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, अलाइल रेडिकल उसके बाद और अलाइल अनाइन सबसे लास्ट में।
आइए बेटे जल्दी से सेकंड स्लाइड पे। अब आपको मैंने ये बताया है कि सिर्फ एनर्जी निकालने से ही सब कुछ नहीं होता, आपको उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा, चार्ज निकालना पड़ेगा और फ्री वैलेंस निकालना पड़ेगा। आई रिपीट, 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, 3 के नहीं 4। सबसे पहले एनर्जी, दूसरा चार्ज, उसका तीसरा बॉन्ड ऑर्डर और चौथा उसका फ्री वैलेंस। तो नेचुरली आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें पता है, जैसे कि मैंने अपने पिछले 22 नंबर लेक्चर में बताया था कि अगर 2 कार्बन है तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि 2 कोफिशिएंट्स हैं। अब इसमें क्या है, 3 कार्बन है तो 3 कोफिशिएंट्स चलेंगे, पर सबसे पहले हमारा केस है कि 1 2 3 आपने अलाइल रेडिकल या कटायन का स्ट्रक्चर देखा हुआ है, सामने आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो नेचुरली सबसे पहले इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पहले कार्बन के पास है पाई इलेक्ट्रॉन, ज़्यादातर पाई 1 और 2 के बीच में है, तो हम लिखेंगे C1x प्लस C2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम कहते हैं कि ये चल पड़ता है, तो हम कहते हैं C1 प्लस C2x प्लस C3 इज इक्वल टू 0। जिसके साथ बेटे x लग गया तो वहाँ वो रुक गया थोड़ी देर के लिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तीनों पे होती है, हम तीनों को नकार नहीं सकते, इसीलिए फिर हमने तीसरी प्रोबेबिलिटी दी है C2 प्लस C3 x इज इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 6। अब बेटे आप लोग जानते हो कि हमने पीछे वैल्यू निकाली थी रूट्स की, x की -√2, क्योंकि नेचुरली आप कंसिडरेशन फैक्टर करते हैं, अगर आप x की वैल्यू -√2 लेते हैं तो आपकी ये सेट ऑफ इक्वेशंस बनती हैं, जो कि मैंने इक्वेशन नंबर 7 लिखी है। तो बेटे आपने ये क्या सीखा इससे ये सीखा कि ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आती है सेकुलर डिटर्मिनेंट्स की, ये एक तरह से आपकी कोफिशिएंट्स के साथ मिलके उनकी सेकुलर इक्वेशंस बनाती हैं। जैसे एक फादर के 3 बेटे हैं या 3 बच्चे हैं, तो तीनों में वो बराबर बराबर अपनी संपत्ति को बांटता है, उसी तरह हम ये कह सकते हैं कि 3 कार्बन में 3 कोफिशिएंट्स होंगे, जो कि तीनों को अगर हम स्केयर करके प्लस करेंगे जो कि 1 आएगा। याद है आपने पिछले मेरे लेक्चर में लेक्चर नंबर 22 में आपने देखा था, उसमें 2 कार्बन की स्पीसीज थी, तो मैंने वहाँ लिखा था C1 स्केयर प्लस C2 स्केयर इज इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको बहुत आराम से समझ आ गई है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बेटे वैसे ही है जैसे कि आपने अपना पीछे देखा था कि उसमें हम ये मान के चलते हैं, अगर C1 C3 के बराबर आ जाए तो नेचुरली हम क्या करेंगे, C1 C3 के बराबर आ जाए तो नेचुरली हम ये कहेंगे ये 1/2 हो गई। और अगर C2 हम निकाले, क्योंकि नेचुरली C1 स्केयर प्लस C2 स्केयर इज इक्वल टू 1 मानूँ, तो अगर C1 C2 के बराबर है तो आपका C1 की जगह C2 लिख सकता हूँ, तो C2 स्केयर 2C2 स्केयर इज इक्वल टू, अगर मैं 1 लिखता हूँ तो C2 1/√2 आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गई। और अगर मैं इसी को क्वेश्चन नंबर 9 को बेटे अपने क्वेश्चन नंबर आप पहले वाली जो वेव फंक्शन वाली क्वेश्चन थी उसमें डालता हूँ, तो उसमें मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आती है। 10 में आपका psi1 लिखा है जो कि प्लस है, और प्लस क्या है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं। psi2 में आपके phi1 माइनस phi3 है, ये एक तरह से नॉन बॉन्डिंग हो सकते हैं। और psi3 में आपका एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, क्योंकि पाई बॉन्ड है, पहले चल पड़ा है, पहले से निकल के दूसरे पे आ गया है, और इसमें हम इसको बॉन्डिंग करैक्टर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप देखो तो हमने इसमें से क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जैसे ही डबल बॉन्ड पहले और दूसरे के बीच में है तो दूसरे और तीसरे के बीच में थोड़ी देर के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। जैसे ही रेजोनेंस चल पड़ेगी, हो सकता है रेजोनेंस कटायन के कारण हो, क्योंकि कटायन में पॉजिटिव नेगेटिव को खींचता है, इसीलिए जो अलाइल कटायन है वो सबसे आप ये कह सकते हैं सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो अगर वो चल पड़ता है तो नेचुरली उसका जो दूसरे और तीसरे में फिर उसकी प्रोबेबिलिटी अच्छी बन जाती है और पहले में वो प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। तो यहाँ से भी आपने ये सीखा है कि इसमें भी 3 वेव फंक्शन बनेंगे, क्योंकि ये 3 कार्बन की स्पीसीज है। हाँ जी बेटे, अब जल्दी से आप देखिए, आपको मैंने चार्ज और बॉन्ड ऑर्डर बताना है इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है जिसमें Q1 Q3 के बराबर है। नेचुरली हम ये मान के चलते हैं कि अगर हम ये कहते हैं कि उसका 25% हिस्सा है तो 2 × 1/4 प्लस 1 × ½ करके हमारे पास 1 नहीं आता है। तो बेटे देखो सिंपल सी बात है,
आप अगर आप पहले और तीसरे को बराबर कर रहे हो तो वो 1 आएगा, बीच वाला भी 1 आएगा उसका बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि जो डबल बॉन्ड है वो चल पड़ता है, फिर वो सिंगल ही रह जाता है। चलिए इसके बारे में हम आगे जाके और डिस्कस करेंगे जब बड़े मॉलिक्यूल्स को लेंगे। तो अभी तो हम 3 कार्बन की स्पीसीज डिस्कस कर रहे हैं। उसी तरह हम बॉन्ड ऑर्डर देख रहे हैं 1 और 2 और 2 और 3 के बीच में, क्योंकि हमारी 3 कार्बन की स्पीसीज़ है, क्योंकि हमारा जो पहले डबल बॉन्ड था 1 और 2 के बीच में था, जब रेजोनेंस हुई तो फिर 2 और 3 के बीच में चला गया। तो दोनों को हमने पहले कंसिडरेशन कर ली, पहले को √2/2 से कर ली और उसके बाद दूसरे को 0 से कर ली। 1/√2 आया, 0.708 आया। उसी तरह जब हम फ्री बैलेंस निकालते हैं कूलसन के मॉडल से, आपको मैंने पहले भी फॉर्मूला बताया था, कूलसन में जो बेटे फ्री बैलेंस होता है 4.732 माइनस ni होता है। बेटे कूलसन ने जो मॉडल बनाया था, आपको पता है कि मैंने पहले ही बताया आपको पिछले अपने लेक्चर में, nmax माइनस ni होता है। तो nmax आपको सबको पता है कि आपको मैंने याद करने के लिए भी कहा था, जो nmax की वैल्यू होती है 4.732 होती है। तो अगर आप इसकी वैल्यू देखिए तो पहले इसने 3.707 से माइनस कर दिया, तो आपके पास दो पहले और दूसरे का फ्री बैलेंस आया जो कि 1.025 है और 0.318 है, जो कि हमने इक्वेशन नंबर 13 बना ली है। इक्वेशन नंबर 14 उसी तरह से इन्होंने चार्ज और बॉन्ड ऑर्डर लिखे हैं और अलाइल कटाइन के हैं। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 13, 12 और 13 पे हमने रेडिकल के लिखे हैं, 14 पे हमने कटाइन के लिखे हैं और 15 पे हमने अनाइन के लिखे हैं। तो नेचुरली आपको पता है कि जितनी ज़्यादा फ्री बैलेंस होती है उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है, और कटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, उसके बाद रेडिकल, उसके बाद अनाइन। और बेटे जो सबसे बड़ी बात जो इसमें से सामने आई, तीनों में बीटा कैरेक्टर सेम है, एक्सचेंज इंटेग्रल सेम है, पर कूलम इंटेग्रल की वजह से सबसे कम कूलम इंटेग्रल जो है वैल्यू है वो कटाइन की है, उसके बाद रेडिकल की है, उसके बाद अनाइन की है। तो अनाइन इसमें से सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है।